Hello, good evening students. 10th class, 10th A and 10th B. ठीक है, प्लस हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे हो सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड सॉल्ट अम्ल क्षार और लवण पढ़ रहे हो। आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा एसिड और बेस के बारे में इंट्रोडक्शन, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, क्या उनकी पहचान होती है, किया था आपने। और एसिड और बेस का क्या क्या कैसे कैसे अभिक्रियाएं करते हैं, रिएक्शन करते हैं। आज हम उसी लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको बड़े ध्यान से सुनना भी है और समझना भी है। क्लियर बेटा? चलो I will start चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। सेकंड चैप्टर आपका चल रहा है। चैप्टर का क्या नाम है पता होना चाहिए आपको, अम्ल क्षार और लवण। ठीक है, एसिड और बेस, अगर आप एसिड लो और बेस को आपस में मिलाओ तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। एक अम्ल लो, एक क्षार लो, लवण और पानी बनेगा। नमक ले लो और नमक बनेगा और वाटर बनेगा। ये आपको याद रखना है। और ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा ये। When acid and base they will react to give salt and water, जब अम्ल और क्षार मिलकर लवण और पानी बनाते हैं, उस रिएक्शन को, उस अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको पता है। अब हमने इनका अलग अलग डिफरेंट मेटल्स, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन देखना है। सबसे पहले हमें ये बात नोट करनी है, मेटल ऑक्साइड। मेटल क्या होती है, धातु। ऑक्साइड यानी कि जो ऑक्सीजन इसमें जुड़ी हुई हो, प्लस एसिड। अगर हम एसिड को मेटल ऑक्साइड के ऊपर डाल दें तो क्या होगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। और जो मेटल का ऑक्साइड होता है, मेटल का क्या होता है, ऑक्साइड, वो क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में। क्या होता है, बेसिक। बेसिक यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है, क्षारीय। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ मेटल ऑक्साइड का। क्या एग्जांपल होगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, K2O। So these are the example of metal oxide। अगर इनके ऊपर हम एसिड डालते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। और मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में। क्लियर? आगे है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अभी तक तो मेटालिक ऑक्साइड था जिसे मेटल को बोलते हैं धातु। नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो अधातु होती है, जो मेटल्स नहीं होती। पीरियोडिक टेबल में आपको पता है लेफ्ट साइड पर सारे मेटल्स हैं और राइट साइड पर नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल का ऑक्साइड लिया मैंने, क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है सभी को, कार्बन एक नॉन मेटल है एलिमेंट। ऑक्साइड लिया तो CO2 बन गया। ये लाइम वाटर मैंने इसके ऊपर डाला तो क्या बन गया, CaCO3 और वाटर बन गया। फिर से क्या बन गया, ये सॉल्ट बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन आपने की भी थी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि एसिड और बेस हमने ले लिया। एसिड में एग्जांपल हमने HCl, HNO3, H2SO4 लिया। और बेस में डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, NaOH, KOH, MgOH। बेस के अंदर OH होता है, एसिड के अंदर H होता है। तो ये कंफर्म कैसे हो, व्हाट आर द एक्सपेरिमेंट टू कंफर्म दैट एसिड कंटेन H आयन एंड बेस कंटेन OH आयन। उसके लिए हमने एक एक्टिविटी की है। हमने क्या एक्टिविटी की है, लेट अस कंसीडर इट बीकर। एक बीकर लिया हमने, बीकर के अंदर डाइल्यूट H2SO4 लिया। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब होता है, या डाइल्यूट HCl ले लो, कोई भी एसिड ले लो आप, उस एसिड के अंदर वाटर मिक्स किया हुआ है। अगर आप प्योर एसिड लोगे तो आयंस पूरी तरह नहीं बन पाएंगे। आयंस का मतलब क्या, जैसे HCl है, HCl डिसोसिएट होकर H आयन देगा आपको। क्या देगा, H आयन। ये H लिखा हुआ है H3O प्लस या H आयन, एक ही बात है, इसका मतलब और होता है H आयन। ये H आयन, आयंस का बनना, ये कब बनेंगे, जब इनको वाटर मिलेगा। अगर आप प्योर एसिड लोगे, एसिड इजीली आयोनाइज नहीं होगा, वाटर ऐड होगा तो वो इजीली आयोनाइज हो सकता है, हो जाएगा। तो क्या बनाना है हमें, H आयन। आपने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर डाइल्यूट HCl लिया, डाइल्यूट यानी कि एसिड प्लस वाटर मिक्स। इसके अंदर एक रबर कॉर्क लिया, रबर कॉर्क जो बॉटल के ऊपर ढक्कन लगा होता है, उसके ऊपर 2 लोहे की कील ली, आयरन नेल्स। आयरन नेल्स लेने से क्या करा आपने, उसके अंदर इंसर्ट कर दिया, हो जाएंगे इसके अंदर इंसर्ट। दोनों नेल्स को आपने वायर के थ्रू बैटरी से जोड़ना है, इधर से इसको की के थ्रू जोड़ना है, और एक बल्ब लगा देना है। बल्ब आपको पता है, अगर बल्ब जल जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, और अगर बल्ब नहीं चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। आपने यही प्रूव करना है ना कि HCl H आयन प्रोड्यूस करते हैं, और वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं।
अब आपको मैं बताती हूँ कि कैसे कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। जैसे कि बीकर में आपने HCl का डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया और जब ये वोल्टेज बैटरी लगा रखी है जिसकी वोल्टेज 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट की बैटरी हमने लगाई, की भी लगा रखा है। जैसे स्विच ऑन करोगे आप, HCl का सॉल्यूशन गर्म होना शुरू हो जाएगा। गर्म होने से क्या होगा, गर्म होने से ये आयोनाइज होगा। आयोनाइज होगा किसमें, H आयन और Cl माइनस में आयोनाइज होगा। वो H आयन कहाँ जाएंगे, अलग अलग इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे। अब ये H आयन आयोनाइज हुए तभी तो मूव किया, और जब आयंस मूव करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती ही होती है। जो सब्सटेंस आयंस नहीं बनाते वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, चाहे HCl हो, चाहे H2SO4 हो, चाहे HNO3 हो। जो H देगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। और ये प्रूव कि H आयन की मूवमेंट हुई वो उस किससे हुई, बल्ब से। बल्ब विल ग्लो, आपको एनसीईआरटी की पेजेस में मिलेंगे, असाइनमेंट्स में मिलेंगी, उसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है इसका, किस तरह से बल्ब ग्लो करेगा, किस केस में और किस में नहीं करेगा। क्लियर बेटा। HCl में आयोनाइज हुआ H आयन और Cl माइनस में, और आयोनाइज होने से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई और कंडक्शन से बल्ब ग्लो कर गया। तीनों में से कोई भी एसिड ले लो, तीनों के अंदर बल्ब ग्लो करेगा। इन द सिमिलर केस अगर आप बेस भी ले लेते हो, बेस में भी आयोनाइजेशन हो रही है। आयोनाइजेशन किसकी हो रही है देख लो, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम आयन और OH आयन बन गया। KOH में K आयन, सब में OH आयन है। सिमिलर प्रोसीजर है बिल्कुल इसका। तो बेस भी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला इससे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द आयोनाइजेशन ऑफ आयंस, आयंस के बनने की वजह से। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको ये डिटेल में बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ आयंस, और जो साल्ट, जो एसिड या बेस आयंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस करेगी। अब क्वेश्चन है आपके पास कि HCl HNO3 तो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ग्लूकोज नहीं करता। ग्लूकोज का फॉर्मूला, ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। आपने कभी पढ़ा है कि ग्लूकोज आयोनाइज होता है। आप सेम प्रोसीजर करिए, ग्लूकोज का सॉल्यूशन इसके अंदर डालिए, सब कुछ करिए, बल्ब विल नॉट ग्लो। क्यों, रीजन क्या है इसका, क्योंकि ग्लूकोज जो है आयंस प्रोड्यूस करता ही नहीं है, वो आयंस नहीं देता, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है। और भी क्वेश्चन है कि जो प्योर वाटर, जो रेन वाटर है वो कंडक्ट करता है, प्योर वाटर नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर के अंदर एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसके अंदर, और वो आयनाइज इजीली हो जाता है, जिसकी वजह से वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। So there are different questions related to this topic, conduction of electricity. Always it is due to the movement of ions. तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने करने हैं और कंसेप्ट को समझना है। आपने क्रैमिंग नहीं करनी है, आपने कंसेप्ट को समझना है। अगर आपको नहीं भी क्लियर हुआ, फिर से रीडिंग करनी शुरू करिए, फिर से पढ़ना शुरू करिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर आप क्रैमिंग करोगे तो सबसे मुश्किल है केमिस्ट्री, और अगर आप समझोगे तो सबसे आसान है केमिस्ट्री। क्लियर, टू द पॉइंट लिखना होता है, नंबर आपको पूरे मिलते हैं। हमें पूरे पैरा बना के पूरे पेजेस के आंसर्स नहीं चाहिए, हमें टू द पॉइंट आंसर चाहिए, यस और नो, रीजन 1 लाइन का, दैट्स ऑल। क्लियर, तो आपने ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं बेटा। थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, 10th class. In the last video we have done which topic, tell me which topic, different reaction of acid and base and conduction of electricity through the aqueous solution of acid, ये सब हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। Today we will do the how we will measure which solution is acidic, which solution is basic, which is neutral, which are the measurement, which are the scale who measure the acidic or basic medium. Let us start. How strong are acid or base solution? हमें ये तो पता लग गया कि एसिड कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक एसिड है और कौन सा वीक बेस है। उसके लिए हमने एक मेजरमेंट लिया है, दैट इज कॉल्ड द पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच स्केल, पी मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर को जर्मन लैंग्वेज में पोटेंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोटेंज। पोटेंज मींस पावर।
कि हाइड्रोजन की पावर क्या है। उसके लिए जैसे आपका सिंपल एक स्केल होता है, जिसमें मेजरमेंट होता है, 0 से लेकर 15 तक की मेजरमेंट है, आप इतना सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हो। ऐसे ही हमारे पास एक पीएच स्केल होता है। सपोज ये पीएच स्केल है, यहाँ से 0 के बाद 7 पर ब्रेक लगता है, 7 के बाद 14 पर ब्रेक लगता है। जिन सोल्यूशन की जो पीएच है 0 से लेकर 7 के बीच में होती है वो एसिडिक होते हैं, और जिनकी 7 से लेकर 14 के बीच में होती है वो बेसिक होते हैं, और जिनकी पीएच 7 होती है वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। देखिए 0, 7 और 14, 0 से 7 के बीच में जो होंगे वो एसिडिक होंगे, 7 से 14 में बेसिक होंगे, 7 वाले क्या होंगे, न्यूट्रल। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, pH is equal to minus log of H ion concentration। देखिए फॉर्मूले में नेगेटिव लगा हुआ है, लॉग मैथमेटिकल टर्म है जो हम न्यूमेरिकल्स के पर्पस से केमिस्ट्री में यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं करने, लेकिन इस नेगेटिव फैक्टर का बहुत बड़ा मतलब है। आप देखिए pH बराबर माइनस में जा रहा है, हम क्या करते हैं, हायर द H आयन। अब जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में लिखा HCl H2SO4, इसमें एक H है, इसमें 2 H है हाइड्रो H2SO4 में। तो नंबर ऑफ H आयन जितने ज्यादा होंगे pH उतनी ही कम होगी। क्या होगी, pH उतनी ही कम होगी। हायर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, सपोज मेरे पास कोई सॉल्यूशन है वो 20% HCl है और एक मेरे पास 80% HCl है। अब आप मुझे बताइए किसमें एसिड ज्यादा है। आपके 80% मार्क्स आए, आपके 20% मार्क्स आए, तो जिसका में 80% है वो हाईएस्ट परसेंटेज होगी आपके मार्क्स की। तो 80% का कोई HCl सॉल्यूशन है तो उसमें 80 जो है 80 प्लस 20 की रेशियो रहेगी, 20 वाटर रहेगा और 80 क्या रहेगा, एसिड। और इसमें क्या रहेगा 20 प्लस 80, 20 इसमें एसिड है और 80 इसमें क्या है, वाटर है, वाटर। तो पानी में एसिड कौन से केस में ज्यादा है, इसमें 80%। तो H आयन क्या होंगे, इसमें ज्यादा होंगे, H आयन की कंसंट्रेशन इसमें क्या होगी, ज्यादा होगी। इसे कहते हैं कंसंट्रेशन। वो नंबर ऑफ H है, हाइड्रोजन में एक है, HCl में एक है, H2SO4 में 2 है, वो H आयन का नंबर है, ये कंसंट्रेशन का मतलब है। तो 80% HCl सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ज्यादा है, और जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतने ही ज्यादा H आयन होंगे और उतनी ही कम pH होगी। इसको आपने ध्यान में रखना है क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके पास। हायर द H आयन, हाइड्रोनियम आयन एक ही बात है, लोअर इज द pH। क्लियर। अब स्केल में देखिए इस साइड पर इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, इंक्रीजिंग इन H आयन कंसंट्रेशन, और pH इस तरफ जाते हैं तो कम हो रही है, इस तरफ आते तो pH ज्यादा हो रही है। अगर यहाँ पर H आयन कम हो रहे हैं क्योंकि 7 से 14 वाले बेस होते हैं, H आयन तो कम होंगे ही होंगे, तो OH आयन इस तरफ बढ़ेंगे, OH आयन बढ़ने से pH भी बढ़ेगी, ये बात ध्यान रखना है। H आयन बढ़ेंगे तो pH कम होगी, OH आयन बढ़ेंगे तो pH ज्यादा होगी। इससे हम स्ट्रॉन्गर वीक का पता लगा सकते हैं। क्लियर। अब सपोज अगर किसी सॉल्यूशन की pH हमारे पास यहाँ पर करते हैं, इसको हम रख करते हैं, रख क्यों किया, मेरे पास 3 सॉल्यूशन है A B C, एक की pH है 7, एक की pH है 4, एक की pH है 6 और D की ले लेते हैं pH हमारे पास 11 और F A B C D E की pH कितनी है हमारे पास 12। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है। तो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, मैं लिख देती हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। 1 2 3 4 और 5th इज व्हाट इज न्यूट्रल। आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज क्वेश्चन से। आपको ये सबकी pH दे दी, 6 से 5 सॉल्यूशन है मेरे पास, एक की pH 7, 4, 6, 11 और 12। तो आपका कौन सा क्या है, क्या मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल। स्ट्रॉन्ग में होता है प्रबल और वीक में होता है, वीक में क्या होता है, दुर्बल। प्रबल और दुर्बल, प्रबल अम्ल कौन सा है, दुर्बल अम्ल कौन सा है, या क्षार।
क्लियर? मैंने आपको बताया था जितनी ज्यादा पीएच होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उतना ही प्रबल क्षार होगा वो। सबसे ज्यादा पीएच किसकी है? 12 है। सॉल्यूशन ई की पीएच 12 है, तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसके आगे लिख दो ई, स्ट्रॉन्ग बेस के आगे। सबसे कम पीएच 4 की है, ये क्या होगा? कम पीएच है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इनवर्स लिखवा रखा है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया हमारा बी। क्लियर? अब न्यूट्रल तो हमारा ए ही हो जाएगा, ए उसकी पीएच 7 है। अब आपका बच गया वीक। अब आप ये देखिए 7 से कम पीएच वाले 2 हैं, बी और सी। बी को तो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड बोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये 7 से कम है, एसिड तो है लेकिन ये वीक एसिड है। किसका है ये? वीक एसिड। तो इसकी पीएच क्या हो गई? क्या होगा इसका नाम? सी। और जो लास्ट बच गया वो क्या होगा? डी, क्योंकि 11 और 11 में 11 की पीएच कम है, तो ये बेस तो है लेकिन वीक बेस है। तो बेटा पीएच के बेस पर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। नेक्स्ट हम करेंगे पीएच का हमारा डेली लाइफ में क्या यूज है, कि पीएच क्या करता है। अब हर सिस्टम की अलग अलग पीएच होती है। हमारी जो बॉडी है वो वर्क करती है इन द पीएच रेंज 7.0 से लेकर 7.8 तक। जो एसिड रेन की मैंने अभी बात की थी, एसिड तो जुड़ गया उसके साथ, इसका मतलब उसकी पीएच 7 से कम होनी चाहिए। उसकी पीएच कितनी होती है? 5.6। रेन वाटर की पीएच 5.6 होती है। मैंने लिख भी दिया है स्केल ग्रेटर देन 7, लेस देन 7 और इक्वल टू 7। तो डेली लाइफ में हमें हर की पीएच पता होनी चाहिए। अब अगर मुझे ये पता लग गया कि हमने, अगर आपको मधुमक्खी ने डंक लगाया है, ये स्टिंग किया है उसने, नेटल ने, तो वो जो अपना स्टिंग कट करती है, वो कौन सा एसिड छोड़ती है स्किन के ऊपर? एसिड छोड़ती है, मिथेनोइक एसिड छोड़ती है। तो जैसे किसी मधुमक्खी ने, किसी ने काटा आपको, तो आप क्या लगाते हो उसके ऊपर? बेस लगाते हो। क्या लगाते हो? बेस, क्योंकि एसिड को बेस ही न्यूट्रलाइज कर सकता है। माइल्ड बेस यूज कर सकते हैं हम, कैल्शियम। यहाँ पर हमने बेकिंग सोडा यूज किया हुआ है, माइल्ड बेस। तो एसिड को ये क्या है? तीसरी एप्लीकेशन इसकी, अभी मैं फर्स्ट सेकंड में बताऊंगी कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। जो एनिमल स्ट्रम होता है, एनिमल ने हमें कर दिया, कट करवा दिया, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? केमिकल के यूज से बच सकते हैं। क्लियर? तो हमेशा कोई भी हो, मधुमक्खी हो, चींटी हो, कुछ भी हो, आपको वो डंक अगर मारती है, वो कट करती है, बाइट करती है, तो वो एसिड छोड़ेगी, मिथेनोइक एसिड। और उसको कैसे न्यूट्रलाइज करोगे आप? बेकिंग सोडा से, माइल्ड बेस से करोगे। क्लियर? अब जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पे आ जाओ। डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है? डाइजेस्टिव सिस्टम में आप खाना खाते हो, खाना खाने के साथ साथ आपने कुछ और एक्स्ट्रा चीजें भी ले ली, कुछ आपने फास्ट फूड ले लिया या फ्राइड कुछ खा लिया, तो उससे क्या होगा? एसिडिटी हो गई आपको, जिसको जलन कहते हैं। जलन हो रही है, वो आपके स्टमक में एसिडिटी हो रही है। और एसिडिटी होने से जो आपको पता है आपके स्टमक में डाइल्यूट HCl होता है। HCl ज्यादा अमाउंट में जब बनने लग जाता है तो एसिडिटी कहते हैं इसको। अब जब एसिडिटी हो गई तो क्या कहते हैं? बेस ले लो, कुछ सोडा ले लो, तो वो क्या किस लिए लिया जाता है? ताकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। तो एंट एसिड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? एंट एसिड। एसिड का उल्टा, एसिड को न्यूट्रलाइज बेस करता है, और हम एसिडिटी से बचने के लिए बेस को लेते हैं, जैसे बेकिंग सोडा कुछ ले लो आप, इनो ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। नेक्स्ट जो है हमारे टूथ डिके होता है। पीएच चेंजेस एज कॉज टूथ डिके। पीएच अगर बदल जाती है तो हमारे टूथ डिके, टूथ हमारे खराब होने शुरू हो जाते हैं। आपको पता है हमारे जो दांत होते हैं वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट के। और इनको करोड़ नहीं लगता, जंग नहीं लगता, ये खराब नहीं होते। लेकिन जब हमारे माउथ के अंदर एसिड एक्स्ट्रा बनने लग जाएगा तो एसिड धीरे धीरे इन दांतों को खत्म कर देगा, डीके कर देगा, क्योंकि एसिड तो जला देता है हर चीज को। एसिड कब बनता है हमारे माउथ के अंदर? जब हम कुछ मीठा खा लेते हैं, चॉकलेट खा लिया, बैक्टीरिया ग्रोथ हो गई हमारे माउथ के अंदर। उस बैक्टीरिया ग्रोथ से क्या होगा? जो हमारे एसिड, जो माउथ की पीएच है वो लेस देन हो जाती है 7 से 5.5 हो गई, ये 4 हो गई, डाउन हो रही है पीएच। पीएच डाउन होने से क्या हो रहा है? एचआईएन बढ़ रहे हैं, एसिड बढ़ रहा है। एसिड क्या करेगा? टूथ को धीरे धीरे खराब करना शुरू कर देगा।
तो टूथ डिके हो गया, टूथ डिके से बचने के लिए ये भी पीएच का रोल है, पीएच पता लग गई हमें 7 से कम हो गया, तो उसको हम रोकने के लिए डॉक्टर्स क्या प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई पेस्ट में क्या होता है, बेस होता है, क्या होता है, पेस्ट में बेस होता है, ठंडा ठंडा लगता है ना, तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, पेस्ट करो, इससे पेस्ट करो, बैक्टीरिया ग्रोथ को खत्म करने के लिए बेस अगर यूज करेंगे, पेस्ट के अंदर बेस होता है जिससे वो ठीक हो जाता है। तो टूथ डिके हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया हमारा, एनिमल का स्टर्म हो गया, तो इन तीनों एग्जांपल्स में पीएच का रोल आ गया है आपका। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पीएच से रिलेटेड वो आपने करने हैं और अच्छे से रीड भी करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, नॉट क्रैमिंग। बेटा आज का पीएच का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, कॉमन सॉल्ट रह गए हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। In the last video, we have done pH scale and their related different questions and importance of pH in our daily life. Today we will do the last topic of the second chapter. Last topic means the topic is common salt. आपने इस लेसन के अंदर एसिड, बेस के बारे में पढ़ा, पीएच स्केल के बारे में पढ़ा, तो अब जो कॉमन सॉल्ट हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, सपोज बेकिंग सोडा है, सबसे पहले बेकिंग सोडा जो बेकरीज में यूज होता है, वॉशिंग सोडा जो अवाशिक सोडा, वॉशिंग पाउडर आप यूज करते हो, क्लियर। तो सोडियम क्लोराइड है कॉमन सॉल्ट, डिफरेंट टाइप के सॉल्ट हैं, आपने इनका केमिकल फॉर्मूला, इनकी केमिकल प्रिपरेशन, इनके यूजेस आपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, कम से कम 4 यूजेस करने हैं आपने, इनके फॉर्मूला भी लर्न करना है और प्रिपरेशन भी। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से सॉल्ट हैं ये? सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, .10 वाटर, ये आपको 10 वाटर लिखना जरूरी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ वाटर। सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, हर सॉल्ट की वाटर कितने कितने मॉलिक्यूल उन्होंने लेने हैं। नेक्स्ट इज जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 वाटर, सॉरी .2 वाटर, नॉट प्लस डॉट, और हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड का मतलब होता है विद वाटर, हाइड्रस, हाइड्रस वर्ड आता है वाटर के लिए, तो कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है वो 5 वाटर अपने साथ लेता है। इनकी आपने क्या करनी है, अब तो जो 6 हैं 5th तक, प्लास्टर ऑफ पेरिस तक आपने इन सबकी प्रिपरेशन करनी है। कैसे करनी है? सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप इसको कैसे बना सकते हैं? हाउ विल यू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड? विद द हेल्प ऑफ सोडियम क्लोराइड, वाटर डालिए। अब इसमें वाटर डालने से क्या होगा, NaOH H2 और Cl2 बाहर निकल जाएगा, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाओगे आप? CaOH ट्वाइस, लाइम वाटर आपने लिया है प्लस Cl2, उसमें Cl2 डाल दो, तो H निकाल दो और Cl2 इसमें डाल दो, तो क्या बन जाएगा, CaO Cl2 और H2O बाहर आ जाएगा। फिर से है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बेकरी में पेस्ट्री बनाने के, केक बनाने के, पकौड़ों में भी डलता है बेकिंग सोडा, तो उसका क्या फॉर्मूला है, कैसे उसको बना सकते हैं? NaHCO3 इसका फॉर्मूला है, NaCl H2O CO2 और अमोनिया की हेल्प से बनाएंगे, अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये एक ऐसा कंपाउंड है जो स्पेशली जो आपकी बोन्स वगैरह जो है फ्रैक्चर हो जाता है, जो आपका प्लास्टर चलता है, तो वो किस मटेरियल का बना होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। क्या फॉर्मूला है, कैसे बनाएंगे इसको हम? CaSO4 वाटर, तो ये क्या करेगा, 3/2 वाटर रिलीज कर देगा और हाफ वाटर अपने साथ ले लेगा, और ये रिएक्शन रिवर्स कर देनी है जिप्सम के केस में, CaSO4 हाफ वाटर प्लस 1.5 वाटर टू गिव टोटल 1.5 ये और हाफ ये, टोटल हो गया 2 वाटर, तो ये आपका बन गया जिप्सम। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के बारे में आपने पढ़ना है, इसकी कोई प्रिपरेशन नहीं है, और जितने भी सॉल्ट आपने किए हैं इनकी प्रिपरेशन तो मैंने आपको करा दी है, यूजेस नहीं कराए, बिकॉज यूजेस आपने अपने आप पढ़ने हैं, उसके अंदर से आपने थॉरोली रीड भी करना है इस चैप्टर को, 2 या 3 वीडियोस भी हैं इस चैप्टर के लिए, वीडियो की हेल्प से आज लेसन जो आपको मिलेगा वो पढ़ना है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं आपको फिर कह रही हूँ इस वीडियो में भी कि आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, क्रैमिंग नहीं करनी, केमिस्ट्री क्रैमिंग से नहीं आती, आपको समझनी पड़ेगी, और 9th में आपने जैसे कैसे कर लिया, लेकिन 10th में तो आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।